नी और हिप रिप्लेसमेंट की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो घुटने में दर्द रहने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे जॉइंट्स में और वो क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं। पेशेंट्स घुटने को एक जोड़ मानते हैं, जबकि हम डॉक्टर्स घुटने को 3 हिस्सों में देखते हैं, 3 पार्ट्स में देखते हैं। सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, पैर मुड़ गया और हड्डी टूट गई। काफी पेशेंट्स को अपनी जिंदगी भर स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं। अब हम सब जानते हैं स्टेरॉइड्स हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को कमजोर करता है, हमारे जोड़ों को खराब करता है और हमारे ओवरऑल सिस्टम को भी डाउन करता है। कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ और ऑपरेशन नहीं करा तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग 3 महीने से ज्यादा नहीं निकाल पाते। अगर आप वीगन हैं, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तीनों ही सिचुएशंस के अंदर आप अपनी हड्डी को मजबूत रख सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो हमारी हड्डी को मजबूत रखती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास एपिसोड में मैं आपके लिए ला रहा हूं वो जानकारी जो आपकी बेहतर जिंदगी में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। दुनिया डेवलप हो रही है, लेकिन बीमारियां भी बहुत तरह की आ रही हैं और उसमें हड्डी की बीमारी एक बड़ी बीमारी है। तो उस बड़ी बीमारी को कैसे टैकल किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, नी और हिप रिप्लेसमेंट कैसे हो, इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनली एक्लेम्ड, जी हां, पूरी दुनिया भर में चर्चित डॉक्टर पंकज वालेचा, जी हां, सर्वोदय ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में है। इनका स्पेशल इंटरेस्ट जिन चीजों में है वो है रोबोटिक एंड मिनिमली इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, लिगामेंट रिपेयर एंड स्पोर्ट्स इंजुरी सर्जरी। आप जानते हैं लिगामेंट रप्चर होता है, स्पोर्ट्स इंजुरी किस तरीके से होता है, और आपको पता है हमारे बहुत फेवरेट प्लेयर ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ और कैसे इन जैसे डॉक्टरों की मदद से बिल्कुल फिट हो गए और अब फिर मैदान में चौके और छक्के लगा रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें करूंगा। डॉक्टर पंकज वालेचा, आपका बहुत स्वागत है TV9 प्लेटफॉर्म पर। मेरा पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल, इन दिनों जिस तरीके से नी और हिप रिप्लेसमेंट की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हर साल तकरीबन 10 से 15% मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या समझा जाए ये परेशानी होती क्यों है और किस तकनीक से ये रिप्लेसमेंट कराया जाए जिससे लोग बिल्कुल स्वस्थ नजर आए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और जब हम इन बारे में बात करते हैं कि घुटना खराब है या कूल्हा खराब है और इसका क्या इलाज है, तो सबसे पहले तो मुझे बता देना चाहिए कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं होता। 90% पेशेंट्स को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। यस, 90%। जो 10% पेशेंट्स हैं जिनका नी बिल्कुल ख़राब है या जिनके हिप में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, वो पेशेंट बनते हैं सर्जिकल कैंडिडेट्स, या जिनको हम कहते हैं कि इनको ऑपरेशन की हम सलाह देते हैं। तो आप समझिए 100 में से 90 लोगों को हम क्या एडवाइस देंगे? हम एडवाइस देंगे कि आपको प्रिवेंट कैसे करना है घुटने का घिसना या हिप के प्रॉब्लम को, आपको कैसे कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आप ज़्यादा समय तक अपने नेचुरल जॉइंट को एंजॉय कर सकें। हम उनको ये भी सजेशंस देते हैं कि अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी करनी है, कोई एक्सरसाइजेस करनी है या कुछ जैसे वेट लॉस करना है, तो एक हॉलिस्टिकली हम पेशेंट को गाइड करते हैं। हमारी कोशिश क्या होती है कि आपको सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट से ना ठीक किया जाए, आपको हॉलिस्टिकली देखा जाए। मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन है, मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, अगर हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं तो हम आपका सिर्फ जॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन है कि हम आपकी लाइफ चेंज करें। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये होता क्यों है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि हमारा जो रीजन है, इसके अंदर नी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की बनावट ऐसी है कि हम नी का आर्थराइटिस जल्दी डेवलप करते हैं हिप के आर्थराइटिस के मुकाबले, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होता है। अब नी का आप कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हिप का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, नी का कम होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? करेक्ट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नी का ज्यादा होता है, मतलब घुटने का ज्यादा होता है, बिल्कुल, और हिप का कम होता है, आप ये कहना? मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो जो आर्थराइटिस की हम बात करते हैं, मतलब उम्र के साथ जो जोड़ घिसता है, वो नी आर्थराइटिस हमारे रीजन में ज्यादा है और
हिप आर्थराइटिस वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। तो हम जब अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जो पेशेंट हमारे पास आता है, अलग अलग एज ग्रुप में पेशेंट पहुंचते हैं। हर नी पेन का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑपरेशन होगा। अगर समझो मेरे पास कोई 20 से 30 साल की उम्र में नी पेन लेके आया, तब तो डेफिनेटली हम उनको नी रिप्लेसमेंट तो एडवाइस नहीं करने वाले हैं। उनके लिए हम ये देखते हैं कि उनका जैसे घुटना है, ये घुटने का एक मॉडल है। तो इस घुटने के अंदर जो हमारे जांग की हड्डी और टांग की हड्डी के बीच में जो स्पेस होता है वो घुटने का जोड़ होता है। और आमतौर पे हमने देखा है कि पेशेंट्स घुटने को एक जोड़ मानते हैं, जबकि हम डॉक्टर्स घुटने को 3 हिस्सों में देखते हैं, 3 पार्ट्स में देखते हैं। एक अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा और एक जो हमारा नी कैप या कटोरी का हिस्सा होता है। तो जब ये कार्टिलेज, ये गद्दी जो कोटिंग है जो स्मूथ मूवमेंट देती है, जब ये कमज़ोर पड़ जाती है तब उसका दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है, उन यंगस्टर्स के लिए जिनकी एज 20 से 30 साल के बीच में होती है। इसको हम कॉन्ड्रोमेलेशिया कहते हैं। अब समझते हैं कि 30 से 50 साल की एज ग्रुप के बीच में किसी को नी पेन हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये चेक करें कि उनके नी की अलाइनमेंट तो खराब नहीं हो गई है। हम सब जानते हैं अगर कार की अलाइनमेंट खराब हो तो टायर घिस जाता है, ऐसे ही टांग की अलाइनमेंट खराब हो तो घुटना घिस जाता है। तो हमें यह देखना है कि कैसे अलाइनमेंट को सही किया जाए ताकि वो घिसे नहीं। और इस सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम ऑस्टियोटमी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बात इसकी नहीं की जाती। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट एक बड़ा कॉमन शब्द है, हम सब लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन जो ऑस्टियोटमी या अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी है, ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, क्योंकि ये आपके प्राकृतिक घुटने को सेव कर सकती है। अब समझ लेते हैं 50 से 70 के बीच में कोई आया हमारे पास और उनका घुटना अभी सिर्फ अंदर का हिस्सा खराब है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम डॉक्टर लोग जो इसको 3 हिस्सों में देखते हैं, अगर सिर्फ अंदर का हिस्सा खराब है तो हम एक सर्जरी करते हैं, इसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जैसे एक मेरे हाथ में ये मॉडल है। अब इसमें क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ एक ही हिस्से को चेंज किया हुआ है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी कार का एक टायर पंक्चर है, जैसे आपकी कार का एक टायर पंक्चर है, क्या आप चारों टायर तो नहीं बदलेंगे आप? ऐसे ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। अगर एक कंपार्टमेंट हमारा खराब है, अगर एक ही कंपार्टमेंट घिसा है, एक ही साइड घिसी है, तो सिर्फ उसको चेंज किया जाता है। इसमें बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, सिर्फ एक ही साइड जो है हमने चेंज करी हुई है। आपका 2/3 घुटना नॉर्मल है, आपके सारे लिगामेंट्स इंटैक्ट है, आपकी नी की बहुत नेचुरल फीलिंग आती है इस सर्जरी के बाद। और समझो कि अब 60, 65 से 70 साल से ज़्यादा उम्र है और घुटने बिल्कुल ख़राब हैं, बिल्कुल घिस चुके हैं, तो घुटना टोटल नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं, जिसमें कि हम सारा तीनों हिस्सों को चेंज करते हैं। पर क्या हम यंग एज में भी हमें करना पड़ सकता है टोटल नी रिप्लेसमेंट? यस। कोई भी बीमारी या घुटने का घिसावट मेजॉरिटी पेशेंट्स में एक पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन हर पेशेंट में नहीं। कुछ पेशेंट्स को यंग एज में भी कंप्लीट नी आर्थराइटिस हो जाता है और उनको हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और तब टेक्नोलॉजी का, टेक्निक का और एक्सपीरियंस का रोल आता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से तीनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया, लेकिन अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि एक एज के बाद लोगों को नी में प्रॉब्लम होता है और कहते हैं कि घुटने में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो ग्रीस का काम करता है। जरा आप मुझे ये बताएं कि साइनोवियल फ्लूइड किन लोगों में सूखने लगता है? बहुत लोगों को हम बहुत ज़्यादा उम्र तक देखते हैं वो फिट रहते हैं, और बहुत लोगों का 40s आते आते उनकी हालत खराब होने लगती है। क्या वजन एक कारण हो सकता है, जैसा आपने बताया कि अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, पर साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ रहती है, बहुत दिक्कत रहती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ओके, तो जैसे ये नी का मॉडल हम देखते हैं, नी के जॉइंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमारे नी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसके अंदर सारा साइनोवियल फ्लूइड जो आप बात कर रहे हैं, या जिसको हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, कि घुटने की जो ग्रीस है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है। जैसे जैसे साइनोवियल हमारी एज एडवांस होती है तो एक प्राकृतिक तरीका होता है जिससे कि वो साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी डाउन होती है। और ये साइनोवियल फ्लूइड जानते हैं क्या काम करता है? ये हमारे इस कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है, इसको ताकत देता है। अगर मेरा साइनोवियल फ्लूइड खराब हो रहा है, जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल खराब हो जाए तो इंजन पे असर होता है, ऐसे ही साइनोवियल फ्लूइड अगर कमज़ोर पड़ जाए तो हमारा कार्टिलेज कमज़ोर हो जाता है, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नी के फंक्शन के लिए, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे घुटने के अंदर एक कुशन्स होते हैं जिनको मेनिस्कस बोलते हैं या शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। पहले मेरा साइनोवियल फ्लूइड कमज़ोर हुआ या उसकी क्वालिटी डाउन हुई, उसकी वजह से मेरा कार्टिलेज वीक हुआ, और उसकी वजह से मेरा कार्टिलेज जब रफ हो गया
तो मेरे कुशन्स या शॉक एब्जॉर्बर्स भी डैमेज हो गए। तो ऐसे ये प्रोसेस होता है। अब कुछ लोगों के अंदर जल्दी नी पेन होने लगता है अर्ली एज में, अगर उनका कार्टिलेज वीक हुआ और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। जैसे कॉन्ड्रोमेलेशिया मैंने अभी बात करी, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कार्टिलेज कभी ना कभी वो फ्लेक ऑफ होके एक परत उसकी उतर जाएगी और वो सरफेस रफ हो जाएगा और वो नी को डैमेज करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। ऐसे ही अगर समझो किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है, एक सिंपल सी चीज़ है, यूरिक एसिड एक खून का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो घुटने में दर्द रहने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे जॉइंट्स में और वो क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं। अगर वो क्रिस्टल हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जम जाएं तो घुटने में दर्द करते हैं। पर क्या इन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है? नहीं, क्योंकि जैसे ही हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और नी पेन ठीक हो जाता है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो कि बहुत ओल्ड एज में, या आप कह लीजिए कि जिनका बोन बहुत कमजोर होने लगता है, और आजकल अक्सर हम सुनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वॉशरूम गए, गिर गए, उनका हड्डी टूट गया, चलते फिरते में सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, पैर मुड़ गया और हड्डी टूट गई, और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये परेशानी क्या सिर्फ महिलाओं में ज़्यादा होती है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जिनका मेनोपॉज हो जाता है उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या हमने तो पुरुषों में भी देखा है कि उनकी हड्डी कब टूट गई उन्हें पता ही नहीं चला। क्योंकि ये सारे ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये होता क्यों। तो ये एक अलग टॉपिक है बिल्कुल जी। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी तक हम बात कर रहे थे, ये उससे अलग है। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि पंकज जी ने बोला, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का कमज़ोर हो जाना। इसको भी हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहला, ऑस्टियोपोरोसिस आम तौर पे ओल्ड एज में देखा जाता है, यानी कि अगर एज 65-70 इसके आसपास या इससे ज़्यादा है तो हड्डी का कमज़ोर हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे स्किन लटक जाती है, दांत लूज हो जाते हैं, हेयर, हमारे बाल जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी बोन्स भी वीक हो जाती हैं। एक सेगमेंट है जो कि ओल्ड एज में होता है। दूसरा सेगमेंट है जो आपने मेंशन किया, वो लेडीज़ जिनको मेनोपॉज हुआ। अब मेनोपॉज 2 तरह से हो सकता है। एक तो जो नेचुरल प्रोसेस हुआ मेनोपॉज का कि पीरियड्स आने बंद हो गए, उसके बाद शरीर के अंदर हार्मोन्स का लेवल ड्रॉप करता है। खास तौर पे एक हार्मोन जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जब वो लेवल कम होता है तो हमारी हड्डी कमज़ोर होती है। इसीलिए फीमेल्स के अंदर एक एवरेज एज इंडिया के अंदर अराउंड 47 ईयर्स है जब लेडीज़ को मेनोपॉज होता है। उसके बाद बोन क्वालिटी डाउन होनी शुरू होती है। तो दूसरा कारण हो गया मेनोपॉज। अब मेनोपॉज जैसे मैंने बताया, एक तो नेचुरल मेनोपॉज हो गया, दूसरा सर्जिकल मेनोपॉज हुआ। सर्जिकल मेनोपॉज होता है कि अगर कोई बीमारी की वजह से किसी लेडी का यूटरस निकालना पड़ा, जो बच्चेदानी होती है, अगर उसको निकालना पड़ जाए तो भी हमारे शरीर के अंदर कुछ समय में वो हार्मोन्स जो कम हो जाते हैं लेडीज़ की बॉडी में और हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अगर किसी का हिस्टेरेक्टमी जिसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन समझो 35 साल की उम्र में हो गया, तो समझो कि उनका मेनोपॉज 35 साल की उम्र में हो गया। तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि कोई ऐसी दवाई खा रहे हों या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जो कि हड्डियों को असर करती है। खास तौर पे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं, जो कि कभी कभी बहुत यंग एज में शुरू हो जाती हैं, या और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे हड्डी को अफेक्ट करती हैं, या कोई ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि हमें हमेशा ही खानी है। जैसे गठिया के जो मरीज होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को अपनी ज़िंदगी भर स्टीरॉयड्स खाने पड़ते हैं। अब हम सब जानते हैं स्टेरॉइड्स हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को कमज़ोर करता है, हमारे जोड़ों को ख़राब करता है और हमारे ओवरऑल सिस्टम को भी डाउन करता है। तो अगर वो खा रहे हैं स्टेरॉइड्स तो उनकी हड्डी कमज़ोर होगी। तो ये 3 कारण है ऑस्टियोपोरोसिस होने के। और आपने बिल्कुल सही कहा, फीमेल्स का ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद और मेल्स का ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पे 65 साल के बाद। हम इसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। जैसे मेनोपॉज लेडीज़ के लिए होता है, एंड्रोपॉज मेल्स के लिए होता है, लेकिन उसका कोई बायोलॉजिकल चीज़ नहीं होती। जैसे लेडीज़ को पीरियड्स आने बंद हो गए तो पता लग गया कि मेनोपॉज हो गया। मेल्स के अंदर कोई ऐसा बायोलॉजिकल इवेंट नहीं होता, लेकिन जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो 65 के बाद ड्रॉप कर जाते हैं और उससे हड्डी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और चूंकि आपने कहा कि कई बार लोग स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब कोविड का समय था तो किस तरीके से स्टेरॉइड की मदद से लोगों का इलाज किया गया। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एवीएन टर्म कोविड के बाद आया है, उसका क्या मतलब है, और जो हिप रिप्लेसमेंट की बात होती है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, और क्या हिप रिप्लेसमेंट
100% सक्सेसफुल है? 100 नहीं भी हो तो 95 98% सक्सेसफुल है क्या? क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जिस फ्लो में हम जा रहे हैं तो समझ में आएगी बात, एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहे हैं। AVN का जहाँ आपने नाम लिया, AVN का मतलब होता है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको 3 अक्षरों में लिख देते हैं AVN, और ये बहुत कॉमनली आज की डेट में लोगों को पता है। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस पहले भी होता था, लेकिन कोविड के दौरान, स्पेशली जब दूसरी लहर आई थी, उस दौरान बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे थे पेशेंट, और स्टीरॉयड्स को वंडर ड्रग भी कहा जाता है। उस समय बहुत लोगों की जान इन्होंने बचाई। उस मैटर में हम नहीं जाएंगे कि स्टेरॉयड दिए जाने चाहिए थे, कितने दिए जाने चाहिए थे, इस बारे में बात करते हैं कि स्टेरॉयड दिए जाने की वजह से AVN या ए वैस्कुलर नेक्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जो कि आम तौर पे कूल्हे के जोड़, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एक नॉर्मल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि ये हमारा कूल्हे का जोड़ है जो कि एक बॉल और एक कटोरी से बनता है। अब ये हमारे को नॉर्मल चलने में, वॉक करने में, क्रॉस लेग बैठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, हर मूवमेंट में मदद करता है। अगर ये मेरी बॉल के अंदर जो खून का दौरा है, जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली एक ब्लड फ्लो होता है इस बॉल के अंदर, अगर वो बंद हो जाए, अगर वो खून का दौरा ब्लॉक हो जाए, तो हमारा कूल्हे का जॉइंट खराब हो जाता है। और कूल्हे का जॉइंट खराब होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है, ये बॉल डैमेज हो गई और ये कटोरी भी डैमेज हो गई। जब ये ऐसा हो जाता है तो इसको, ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है। ऐसे में क्या होगा, चलने में दर्द होगा, चलने में लंगड़ापन होगा, आपको डेली एक्टिविटीज़ करने में, जैसे कि मैं बैठा हूँ और मुझे लग रहा है कि दरवाजे पे कोई आया है, तो मैं लगेगा कि एकदम जाके खोल दूँ, पर जैसे ही आप मूवमेंट करने लगेंगे आपका हिप आपको रोक लेगा। तो 2 बातें इस बारे में बता देता हूँ आपको। एक तो ये कि कूल्हे का दर्द, अक्सर लोग सोचते हैं कि कूल्हे को समझते हैं लोग, जो हमारे बटक्स होते हैं पीछे की तरफ, लोग सोचते हैं यहाँ मेरा कूल्हे का जोड़ है, तो वो कूल्हे का जोड़ नहीं है। कूल्हे के जोड़ का दर्द आगे की तरफ होता है, यानी कि फ्रंट पॉकेट की तरफ होता है, जहां हम जेब में हाथ डालते हैं आगे। अगर बैक साइड में दर्द है, यानी कि हमारी बैक पॉकेट की साइड पे दर्द है, तो कॉमनली वो कमर में नस दबने की वजह से होता है, जिसको आमतौर पे लोग साइटिका के नाम से या शियाटिका बोलते हैं लोग कॉमन शब्दों में। लेकिन अगर हिप जॉइंट का पेन है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में आगे की तरफ होता है, ग्रॉइन पेन होता है, फ्रंट पॉकेट में होता है। दूसरी बात, कूल्हा खराब होना सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कूल्हे की हड्डी टूटना एक ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, और उसके लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत समय से हम करते आ रहे हैं। लेकिन आज की डेट में एवैस्कुलर नेक्रोसिस बहुत यंगस्टर्स को भी अफेक्ट करती है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल। और कोविड के बाद ना कि इसका नंबर बढ़ गया, बल्कि इसकी अवेयरनेस भी बढ़ गई। जो एक AVN का पेशेंट पहले सोचता था भाई हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन तो एक ओल्ड एज में होता है, मैं आज कराऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत सारे भ्रम है इस बात में। लेटेस्ट एडवांस टेक्निक से सही इम्प्लांट डाल के, उसको सही पोजीशन में डाल के जब हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, तो पेशेंट की 99% पेशेंट्स की लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं रहता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि मेरा कूल्हा चेंज होगा ना, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मेरा कूल्हा चेंज होगा तो मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया यंगस्टर्स को भी होती है प्रॉब्लम। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आजकल की लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इम्प्लांट्स को यूज़ करके हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अब जब हम आते हैं ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में मैं आपसे थोड़ा सा एक बात में असहमत हूँ कि लोग ये अक्सर सोचते हैं कि कूल्हे का ऑपरेशन हो गया तो कुछ तो अब सही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ और ऑपरेशन नहीं करा तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग 3 महीने से ज्यादा नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर कूल्हे का ऑपरेशन हुआ और वो कामयाब रहा, जो कि आज की डेट में एक अच्छे अस्पताल के अंदर अगर किया जाए जिसमें ICU फैसिलिटी हो, तो कामयाब होता है। पेशेंट को ऑप्टिमाइज करने के बाद, पेशेंट को प्रिपेयर करने के बाद कामयाब होता है। और अगर कामयाबी मिली तो फायदा सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, मेंटल भी होगा। फिजिकल क्या होगा, हम चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी खड़ा होकर चले। एक बुजुर्ग इंसान अगर बिस्तर पकड़ ले तो वैसे ही जीने की इच्छा छोड़ देते हो। तो हमें चाहते हैं कि उनकी मूवमेंट बनी रहे, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से अपनी इंडिपेंडेंस गेन करें। मैंने कॉमनली क्या देखा है कि बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि अब मैं बच्चों पर डिपेंडेंट हो गई, अब मेरे को तो टॉयलेट के लिए भी किसी को मदद करना पड़ रहा है, मैं तो बिस्तर में ही हूँ। ये ट्रीटमेंट नहीं है।
अगर डर के हम प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं तो हम डिनाई कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं उनको कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। तो आज की डेट में सर्जरी को बहुत सेफली परफॉर्म किया जा सकता है मेजॉरिटी पेशेंट्स में। हम जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, लेकिन हम जानते हैं कि आज से 20 साल पहले हम कहां थे और आज कहां हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट बहुत कामयाब ऑपरेशन है। एवीएन यंग या ओल्ड किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। कोविड के दौरान स्टेरॉइड का यूजेज हुआ, उसके बाद इसका इंसिडेंट बढ़ा और ये बहुत ही सक्सेसफुली करा जा सकता है और आपको एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है। तो THR या टोटल हिप रिप्लेसमेंट को, जैसे एवीएन आपने बोला, एवास्कुलर नेक्रोसिस को एक शॉर्ट टर्म है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट की एक कॉमनली यूज टर्म इज THR। तो जो एवीएन के पेशेंट्स हमारे पास पूरे इंडिया से आते हैं, उनके अपने ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, वो डिस्कस करते हैं कि मेरा क्या इलाज हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं किसके पास गया और मैं कैसे ठीक हुआ। तो ओल्ड एज में अगर हम सर्जरी करें तो वी आर नॉट टेकिंग रिस्क, बट वी आर टेकिंग रिस्क टू गिव द लाइफ बैक टू दैट पर्सन। मतलब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क जब लेते हैं तो एक्चुअली पेशेंट को आप एक नॉर्मल जिंदगी दे रहे हैं और अपने एक जो बुजुर्ग इंसान, आपके दादा दादी जो भी घर में है, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रह पाएंगे और आपका ध्यान भी रख पाएंगे और अपना आशीर्वाद भी दे पाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और मैंने ये सवाल इसलिए किया ताकि लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके, और आप जैसे एक्सपर्ट की मदद से अगर इस बात को लोगों के सामने रखा जाए तो जो लोग इस संशय में हैं, शक में हैं कि पता नहीं मेरी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, मुझे लगता है वो बेहतर ज़िंदगी के लिए निश्चित रूप से आप जैसे एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे और बेहतर ज़िंदगी लीड कर सकेंगे। ये मैं आपकी बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दर्शकों को इस बारे में पूरे तरीके से अवेयर किया जाए ताकि वो समझ सकें। मेरा अगला सवाल ये होगा कि हिप रिप्लेसमेंट में DAA की बात होती है और ये दूसरे अप्रोचेस से कैसे अलग है? जैसे जब आप DAA की बात करते हैं, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, तो हिप रिप्लेसमेंट में इसकी बात क्यों होती है और दूसरे अप्रोच से ये अलग क्यों होता है? ये सवाल मैं आपसे रखता हूं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच है, जिसको शॉर्ट में हम DAA बोलते हैं, ये एक बहुत ही लेटेस्ट अप्रोच है, एटलीस्ट हमारे देश में। इस अप्रोच में और बाकी अप्रोचेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इस पर्टिकुलर अप्रोच में, मैं दर्शकों की समझने के लिए बता दूं, अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम आपका ऑपरेशन आगे से कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं या पीछे से कर रहे हैं। जब कूल्हे का ऑपरेशन किया जाता है, देखिए कूल्हे के जोड़ में आगे, साइड से या पीछे से कई तरीके से हम जाकर के आपके कूल्हे को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच की बात करते हैं तो मतलब हम आगे से आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। जब हम पोस्टीरियर अप्रोच की बात कर रहे हैं, वो बताया ही जाता है, ये साइंटिफिक टर्म है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे और पीछे। बिल्कुल सही। A फॉर एंटीरियर, A मतलब आगे, P फॉर पोस्टीरियर, P मतलब पीछे। तो जब हम आगे से ही ऑपरेशन करते हैं तो हम कोई भी मसल कट नहीं करते। आप समझिए कि आपका ऑपरेशन किसी का अगर है तो उसमें अगर मसल कट हुई तो उस मसल को रिपेयर किया जाएगा, पर अगर कट ही नहीं हुई तो सर्जरी के बाद दर्द भी कम होगा, सर्जरी से रिकवरी भी बेटर होगी। और एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है इसका, इसमें कूला उतरता नहीं है। बहुत बड़ा फियर होता है पेशेंट्स के दिमाग में कि मैंने अगर अपना हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया ना, तो कुछ एक्टिविटी करते हुए मेरा कूला अगर निकल गया तो सडनली मेरे को लाइफ में इमरजेंसी हो जाएगी। और ये होता था पास्ट में, क्योंकि इसकी एक जर्नी है। पहले जो कन्वेंशनल अप्रोच से बड़ा कट लगा के बहुत सारी मसल्स को कट के करके कूला चेंज किया जाता था, उसमें डिसलोकेशन का चांस हाई रहता था। फिर कुछ पिछले 2 दशकों के अंदर उन मसल्स को रिपेयर किया जाने लगा और उसके बाद डिसलोकेशन का रेट 1% से भी कम आ गया। लेकिन अब जब डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच जब है, जो हम यूज करते हैं अब अपने पेशेंट्स के लिए, उसमें मसल कट ही नहीं होती। तो उसमें हम पेशेंट्स को बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आपका कूला डिसलोकेट नहीं होगा, ना के बराबर चांस हो जाता है। देखो, हम मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं नेवर से नेवर, कि 100% आपने भी करेक्ट किया, बीच में 100% नहीं होता कोई भी। पर अगर हम 99.9% पेशेंट्स को डिसलोकेशन का रेट रिड्यूस कर पा रहे हैं, अगर डिसलोकेशन मतलब कूल्हे का उतर जाना, मतलब जैसे मैं आपको समझाऊं इस मॉडल में, तो जब हमारा जो नेचुरल घुटना होता है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड होता है, उस पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमने कूला चेंज किया हुआ है, तो अगर कूल्हे की बॉल निकल जाए, अपनी कटोरी से निकल जाए सॉकेट से, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। और ये एक एक्चुअली जेन्युइन इमरजेंसी हो जाती है अगर ये निकल रहा है तो
इस अप्रोच में इसका रेट बिल्कुल ही ना के बराबर है। दूसरा, टांग की लंबाई को बराबर करना, क्योंकि ये ऑपरेशन सीधा लिटा के हम पेशेंट को करते हैं और पोस्टीरियर अप्रोच जो है पीछे से जो होता है वो सीधा लिटा के कैसे होगा अगर ऑपरेशन पीछे से करना है तो उसमें टांगों की लंबाई को जज कर पाने में उतनी एक्यूरेसी जितनी डायरेक्ट एंटीरियर में है नहीं होती। तो टांगों का बराबर ना होना, समझो 25 साल का कोई गर्ल है, कोई लड़की है या कोई लड़का है, अब वो कह रहे हैं कि हम सर्जरी इसलिए कराने आए जी मैं लंगड़ा के चलता हूँ और मुझे शर्म आती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊं, मुझे धीरे चलना पड़ता है। अब उनका ऑपरेशन हो गया, अब उनका दर्द तो खत्म हो गया पर लंगड़ापन खत्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से बहुत अच्छे से ठीक होती है। टांग की लंबाई बराबर होती है, आपके डिसलोकेशन का चांस कम होता है, आपका दर्द चला जाता है और आप बहुत जल्दी एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि समझो कोई, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया 25 साल का, समझो शादी भी नहीं हुई, तो बोलेंगे सर मैं फेरों में क्रॉस लेग बैठना चाहता हूं। तो कन्वेंशनल अप्रोच में ये प्रॉमिस नहीं करा जाता पेशेंट को कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि डिसलोकेशन या बॉल के निकल जाने का खतरा होता है, जबकि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में ये खतरा ना के बराबर होता है। बिल्कुल। तो आपने एकदम साफ कर दिया, पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय रहता है। क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद या नी रिप्लेसमेंट के बाद आदमी ठीक उसी तरीके से नॉर्मल हो सकता है, या उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा मेरा रिप्लेसमेंट हुआ है, वो नॉर्मल मूव नहीं कर सकता, उसको फील होगा कि मेरा हिप रिप्लेस हुआ है या मेरा नी रिप्लेस हुआ है, कुछ खटक रहा होगा, कुछ अटक रहा होगा, कुछ इस तरह की बातें होती हैं क्या? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं इसको हिप और नी रिप्लेसमेंट दोनों को अलग अलग करके आपको बताऊंगा। जब हम हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो 99% पेशेंट्स को 6 महीने के बाद और कुछ को 3 महीने के बाद कोई फीलिंग ही नहीं रहती, उनको पता ही नहीं रहता। मेरे पेशेंट मुझे आके बोलते हैं कि सर मैं भूल जाता हूँ मेरी कोई सर्जरी हुई है, मेरी वाइफ मुझे रिमाइंड कराती है अरे ध्यान रख लो आपका ऑपरेशन हुआ है। हिप रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी, मतलब ये इस सेंचुरी का सबसे कामयाब ऑपरेशन माना जाता है हड्डी के ऑपरेशंस के अंदर, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो चुका है। और साथ साथ जो लोगों यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है ओल्ड एज के साथ साथ, तो इसमें सक्सेस मिलना एक ही बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पेशेंट्स को हम एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाते हैं। और आमतौर पे कुछ पेशेंट्स ऐसा फील करते हैं कि मेरे कूल्हे के अंदर कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ साउंड हो रही है, ओकेजनली पर्टिकुलर मूवमेंट में कुछ आवाज़ हो रही है, पर वो अगर दर्द नहीं कर रही है तो उसकी चिंता नहीं होती और यूजुअली वो सेटल हो जाती है विद टाइम। जैसे मसल्स वीक होती हैं तो थोड़ा बहुत अंदर मूवमेंट महसूस हो सकती है, जब मसल्स में ताकत आ जाती है, जब आपके कूल्हे का दर्द खत्म हो गया, आपने नॉर्मल चलना शुरू किया, मसल्स में ताकत आ गई, तो वो आवाज़ धीरे धीरे करके या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। अब आ जाते हैं नी रिप्लेसमेंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया नी रिप्लेसमेंट 2 तरह का है, पार्शियल एंड टोटल। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सही सेंस में एक मिनिमली इन्वेजिव यानी कि छोटे कट से करे जाने वाला ऑपरेशन है, छोटा इम्प्लांट इसमें डलता है। आप ये देखिए पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के ये इम्प्लांट हैं, बस ये जो मेरे हाथ में है, ये इतना सा इम्प्लांट है जो कि आपके घुटने के एक कंपार्टमेंट में चला जाएगा और आपके उस घुटने के उस हिस्से को ये दर्द से मुक्त कर देगा। तो इसमें क्योंकि छोटा कट लगा, ये इम्प्लांट है मेरे हाथ में और ये मेरे हाथ में मॉडल है जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इस हाथ में मैं दिखा देता हूं दोनों। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में स्मॉल कट, छोटा कट लगेगा, कम डाइसेक्शन होगा, सर्जरी के दौरान जल्दी रिकवरी होगी। और आपके क्योंकि लिगामेंट कट नहीं होते तो सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की। उसमें इम्प्लांट जो होता है वो हमारा बड़ा होता है और वो इम्प्लांट हमारे जांघ की हड्डी के निचले हिस्से को और हमारे टांग के हिस्से, हड्डी के ऊपर के हिस्से को चेंज करता है और कटोरी को चेंज करता है। तो जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो इसमें जब हम रोबोटिक ये सर्जरी करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करते हैं तो बहुत ही कमाल का पेन रिलीफ होता है पेशेंट को। मतलब हम जब पेशेंट्स को कंपेयर करते हैं जिनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ उन पेशेंट से जिनका अच्छा ऑपरेशन हुआ लेकिन नॉन रोबोटिक हुआ, तो पहले 3 महीने में रोबोटिक वाले पेशेंट काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं, उनका पेन इतना नहीं होता, क्योंकि सर्जिकल डाइसेक्शन यानी कि जो हम ऑपरेशन के दौरान आपके टांग को सही अलाइनमेंट में लाने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है रोबोट के ज़रिए। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में टेक्नोलॉजी से हम आपके इम्प्लांट को बहुत एक्यूरेटली प्लेस कर सकते हैं। आप समझिए कि ये जीपीएस की तरह है। रोबोट मेरा एक स्मार्ट असिस्टेंट है। जब मैं इम्प्लांट डाल रहा हूँ, जब मैं इस पर्टिकुलर इम्प्लांट को आपकी बॉडी में प्लेस कर रहा हूँ, समझो कि जैसे ये नी की जो जांघ की हड्डी है उसका निचला हिस्सा है, इसमें जब ये इम्प्लांट जा रहा है,
और मैं चाह रहा हूँ कि ये समझो 5 डिग्री में जाए अंदर, आपकी बॉडी के लिए 5 डिग्री में ये अच्छा है डालना, तो मुझे रोबोट उसी टाइम बता देगा कि ये 5 डिग्री के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। रोबोट इज़ माई स्मार्ट असिस्टेंट। और रोबोट बहुत सारा काम भी सर्जरी के दौरान करता है, जो कि जिससे कि हमें हड्डी को बहुत कम, कट बहुत कम, मतलब अंदर का जो मांस है उसको कम कट करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है। जब हम कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो शुरू के 3 से 4 महीने पेशेंट्स फील करते हैं, हम पेशेंट को पहले ही बताते हैं, आप जैसे आपका जो अभी दर्द है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ऑपरेशन के बाद जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो आप महसूस करते हैं। और वो हर पेशेंट का अलग अलग होता है। सब पेशेंट ऐसे नहीं होते कि बोलेंगे जी मैं जकड़न है। कई तो पेशेंट 2 महीने पे ही बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर हम महसूस कर रहे हैं अभी, क्योंकि पेन एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। हर इंसान दर्द को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। हर इंसान, जैसे आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि आप उनको एक छोटे कमरे में भेज दो तो उनको घुटन होने लगती है, जबकि हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा ही पेन का है। कुछ लोग पेन को ज़्यादा फील करते हैं, जो लोग ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, ज़्यादा घबराहट में होते हैं। इसलिए सर्जरी से पहले काउंसलिंग का बहुत कमाल का रोल है। जब हम पेशेंट को समझा देते हैं कि आप ऐसे रिकवरी करने वाले हैं, तो वो बहुत अच्छे से उसको रिसीव करते हैं। पर जैसे कि हम बोलते हैं कि आप उठ के जब बैठे हैं कुर्सी पे और उठ के चलेंगे तो शुरू में लगेगा अरे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, चलने लगेंगे तो। और होते होते जब हमारी मांसपेशियां जो कि कमज़ोर हो गई थी आर्थराइटिस की वजह से, जब वो ताकत ले लेती हैं पूरी, तो आपका नी भी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं इसीलिए मैं चाहूँगा कि एक चीज़ और आप बड़ा ही साफ तरीके से, साफ गोई से बता दीजिए, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी की चर्चा इन दिनों बहुत होती है और उसमें कहा जाता है कि प्रिसीजन, परफेक्शन बहुत होता है, और अभी आपने कहा भी। तो लोगों को क्या विश्वास करना चाहिए कि इंसान से ज़्यादा मशीन ज़्यादा परफेक्ट होगा और रोबोटिक सर्जरी के पीछे ज़्यादा जाना चाहिए, ना कि मैनुअल सर्जरी के पीछे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी जो है हम सबको अलग अलग, जैसे आप जो काम करते हैं, आपका ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, पर आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो आप जाके लोगों को एड्रेस करते होंगे, अखबार के जरिए लोगों को पता लगता होगा। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं उसको और बेहतर कर देती है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए और उसका इस्तेमाल सही पेशेंट के लिए किया जाए। तो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहा है रोबोट। आपको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? आपके डॉक्टर। आपकी सर्जरी की बोन पे जो भी इम्प्लांट डालना है, उससे पहले आपके ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो कौन करेगा? आपका सर्जन। उस इम्प्लांट को, उस पर्टिकुलर नी रिप्लेसमेंट के पार्ट को आपकी बॉडी में कहाँ डालना है, ये कौन प्लान करेगा? आपका सर्जन प्लान करेगा। रोबोट या कोई भी टेक्नोलॉजी एक स्मार्ट असिस्टेंट है। एक स्मार्ट असिस्टेंट वो चीज़ करता है जो आप उसे करने को कहते हैं, जो आप उससे डिमांड करते हैं। पर क्या वो मेरी लाइफ को आसान कर सकता है, मेरे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है? आंसर है हाँ। पर क्या हम नी रिप्लेसमेंट को मैनुअल तरीके से भी सक्सेसफुली कर सकते हैं? इसका भी आंसर हाँ है। अगर आपको आज अपने घर से एक किसी नई जगह पे जाना है, तो आज से कुछ साल पहले आप किसी को रोक के पूछेंगे भाई साहब ये जगह कहाँ पर है, पर आज आप गूगल पे डाल लेते हैं। पर अगर आप गूगल को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आप गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। ये भी पक्की बात है, ये सबके साथ हुआ होगा। तो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करना आना ज़रूरी है, जिसके लिए आपके जो डॉक्टर हैं उनको उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आपके एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ करेंगे, और क्या आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं। ये सिलेक्शन हम सब डॉक्टर्स बहुत सोच समझ के करते हैं। हम हर पेशेंट को, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, नी रिप्लेसमेंट एडवाइस नहीं करते। पर अगर आप सही पेशेंट हैं और मैं आपकी सर्जरी करता हूं, तो मैनुअली भी अपने तजुर्बे से आपको ठीक कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं अगर रोबोटिक यूज़ करूंगा टेक्नोलॉजी, तो क्या वो रिजल्ट बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या आज जो हम रोबो यूज़ कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद इससे बेटर रोबोट नहीं आएगा? ये भी आंसर हाँ है कि आएगा ही आएगा, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली मेडिकल टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है पेशेंट बेनिफिट के लिए। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि कोई भी टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें, कोई भी टेक्निक की हम बात कर लें, किसी भी सर्जन की हम बात कर लें, किसी भी चीज़ की हम बात कर लें मेडिकल के अंदर, एक ही उद्देश्य है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कैसे हो, आप जल्दी से अपने काम पे वापस कैसे जाएं,
कैसे आपका जो भी इलाज हमने किया उससे आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो और मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले और आप सेफ्टी से वो सर्जरी करके या वो ट्रीटमेंट करके अपने घर वापस जाएं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसीलिए सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अर्थराइटिस कॉमन बीमारी है, हम अक्सर सुनते हैं अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस होते ही लोग समझ लेते हैं कि अब तो लंगड़ा के ही चलना होगा, ये ऑर्गन अब तकलीफ ही देगा। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि एक अर्थराइटिस से सफर कर रहे पेशेंट को कब सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए? क्योंकि ये भी बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि इलाज तो करा लेंगे, दवा खाएंगे, चलिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन सर्जरी नहीं कराएंगे, सर्जरी हमें और प्रॉब्लम में डाल देगा। और मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने लंबे समय तक हेल्थ भी कवर किया। मैं कई जगह जाता था, लोगों से बात करता था, वो कहते थे नहीं हड्डी में ऑपरेशन कराए तो गए, और वो उनकी सोच इस तरह की होती थी। इसलिए मैं आम लोगों के मन में जो भ्रांतियां होती हैं, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक अर्थराइटिस से सफर कर रहे पेशेंट को कब सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आर्थराइटिस जो है ना बहुत तरह का होता है, पर मैं सरल भाषा में आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूं। एक आर्थराइटिस होता है जिसमें उम्र के साथ हड्डी घिसती है। दूसरा आर्थराइटिस होता है जिसमें आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिकली चल रही है, जिससे आपका जोड़ खराब होता है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक कॉमन टर्म है, इसको गठिया बाय बोला जाता है। तो गठिया बाय की बीमारी है, या उम्र के साथ घुटना घिस रहा है, या जैसा मैंने बताया कि किसी के बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया, उन्होंने ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लिया तो उसकी वजह से घुटना घिस रहा है, या आपको कुछ चोट लगी, कुछ फ्रैक्चर हुआ घुटने में और उसकी वजह से घुटना घिस रहा है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब समझो कि आर्थराइटिस अगर शुरू हुआ है तो मैंने बताया ना, बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ दवाइयों से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक किया जा सकता है। पर अगर आर्थराइटिस एडवांस हो गया, मतलब हमारी गद्दी घिस गई, हमारी ग्रीस सूख गई, हमारी हड्डी से हड्डी टच हो गई, तो उन पेशेंट्स को दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिलता। हम कुछ 2-3 सवाल पेशेंट से पूछते हैं। सबसे पहला तो उनका एक्सरे देखते हैं कि एक्सरे में क्या हड्डी से हड्डी टच होने लग गई, क्या ये जो मेरे घुटने का जोड़ है, जो इसके बीच में जो गैप है, हम जब एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हम ये देखते हैं कि जांग की हड्डी और टांग की हड्डी के बीच में कुछ खाली जगह है क्या? ये खाली जगह होती है इस गद्दी की वजह से, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, कुशन है जो। अगर ये कुशन घिस जाए तो ये हड्डी इस हड्डी से टच हो जाती है एक्सरे में। अगर ऐसा टच हो गया है तो इसका मतलब आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में है। इसके बावजूद भी हम दूसरा सवाल पेशेंट से पूछते हैं, क्या आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सोचना पड़ता है कि मैं इस काम को अब नहीं करूं क्योंकि मेरे को घुटने में तकलीफ हो जाएगी? कि जैसे समझो एक शादी में जाना है, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाती वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं। मैं इनके घर नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। या मैं पेशेंट अक्सर सोचते हैं कि हम मंदिर जाते थे पहले, अब नहीं जा पाते क्योंकि घुटने में दर्द होता है। और तीसरा सवाल कि क्या आपको रेगुलर बेसिस पे पेन किलर खाना पड़ता है? अगर आपके घुटने में बोन ऑन बोन यानी कि हड्डी से हड्डी टच हो गई, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके घुटने में दर्द है। और तीसरी चीज़, आपको रेगुलर पेन मेडिसिन खाना पड़ रहा है। ये 3 रेड फ्लैग्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अगर हो रही हैं तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट मुझे कहता है कि अरे डॉक्टर साहब हमें किसी ने बताया था कि अगर ऑपरेशन करा लिया ना हड्डी का तो गए, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप अभी नहीं गए? आप अभी क्या जी रहे हैं ज़िंदगी? आप बैठे हैं घर में, आप बहुत एक्टिव एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं, आपके शरीर में और कोई बीमारी नहीं है, ना आपको शुगर है, ना बीपी है, ना थायराइड है, पर फिर भी आप घर में बैठे हैं, तो आप डरे हुए हैं। और इसीलिए इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्जन हैं तो आपकी सर्जरी ही करेंगे, सही नहीं है। और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको कुछ हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि आप सर्जरी करके बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी सर्जरी अच्छी टेक्निक से और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके और अच्छा इम्प्लांट यूज़ करके तब की जाए जब सर्जरी ही सिर्फ चॉइस है और कोई ट्रीटमेंट उसका बचा नहीं है। जब तो ये आपने सुना, जब सर्जरी ही चॉइस है और कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा है तो निश्चित तौर पर आपको सर्जरी करना चाहिए। और अगर आप सर्जरी ऑप्ट नहीं करेंगे तो अगला सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप फिर भी डरते रहेंगे, इलाज नहीं कराएंगे,
तो इलाज नहीं कराने का परिणाम क्या आपको भुगतना पड़ेगा, ये भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप अपनी ही बीमारी को लंबे समय तक इग्नोर करते रहेंगे। इसलिए बेहतर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जैसे डॉक्टर पंकज हैं, ये इन्होंने बड़ा साफ कहा कि हर समय नी में दर्द हो तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हर समय हिप में दर्द हो तो हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो सर्जरी जरूर कराना चाहिए। और अगर आप नहीं कराएंगे तो किन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं वो सुन लीजिए, डॉक्टर पंकज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दो हिस्सों में इस बात को समझ लेते हैं। एक तो होती है जो फिजिकल चैलेंज हमें होता है, मतलब मेरे को कूल्हे में दर्द है या घुटने में दर्द है और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को यानी कि आप कैसी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, इसको हर इंसान अलग तरीके से देखता है। एक हाउसवाइफ या घर में काम करने वाली लेडी ये सोचेंगी कि मैं अपने बच्चों का खाना नहीं बना पा रही क्योंकि मैं किचन में खड़े होकर काम नहीं कर पा रही। एक ऑफिस गोइंग इंसान ये सोचेगा या एक सीनियर सिटीजन ये सोचेगा कि भाई मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद है लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। साथ ही साथ एक मानसिक भी इसका असर होता है। आप देखेंगे वो लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, आप उनकी मॉर्निंग वॉक बंद करा दीजिए, वो परेशान रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको अपने मन से बड़ा रहता है कि अरे आज हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको फिजिकली भी चैलेंज करती है, यानी कि दर्द देकर, परेशानी देकर, रेस्ट्रिक्शंस देकर, और साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी बदल देती है। लोगों का स्वभाव बदल जाता है। आपको ये लगता है कि अब हम ज़िंदगी जी के क्या करेंगे, अब मैं घूम के क्या करूँगा, और घर में अगर शादी ब्याह है तो आप सब लोग जाओ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं घर का ध्यान रख लूँगा। आपने देखे होंगे ऐसे बुज़ुर्ग अपने घर में। तो ये ऐसी क्वालिटी, ऐसी ज़िंदगी उनको ना देके उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी चाहिए। जो मेडिकल बातें हैं कि घुटना और टेढ़ा हो जाएगा, घुटने में बहुत तिरछापन आ जाएगा, आपको बहुत सारे पेन किलर्स खाने पड़ेंगे, ये सब बातें आप समझते हैं। लेकिन मैं एंड में आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आपको इलाज से डरना है या इलाज करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि इलाज से डरना नहीं है, और इलाज से इसलिए नहीं डरें क्योंकि अब बेहतर डॉक्टर पंकज अवेलेबल हैं। मैं आपसे एक सवाल अंत में यही करूँगा कि वैसे व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि आप बहुत सारे प्रोटीन से दूर रह जाते हैं, बहुत सारे मिनरल से दूर रह जाते हैं। तो वैसे लोगों को अपने बोन की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग आजकल विगन डाइट की बात करते हैं, वो दूध नहीं लेते और कहते हैं दूध में कैल्शियम होता है जो कि हमारे बोन को बहुत अच्छा रखता है। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा ऐसे लोगों को भी एड्रेस करें और बताएं कि कैसे अपनी हिफाजत वो ठीक ढंग से रख सकते। जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपका वेजिटेरियन होना या नॉन वेजिटेरियन होना ये ज़रूरी नहीं है आपकी अच्छी बोन हेल्थ के लिए। अगर आप वीगन हैं, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तीनों ही सिचुएशंस के अंदर आप अपनी हड्डी को मजबूत रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली वॉक के लिए जाते हैं, कोई भी आप योगा करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो हमारी हड्डी को मजबूत रखती है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिमाग एक ऐसी चीज़ है इसको इस्तेमाल करो तो तेज़ होता जाता है। हड्डी और मसल भी ऐसी चीज़ है इसको इस्तेमाल करो तो स्ट्रांग रहती है। जैसे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बन जाती है, जाना बंद कर दो तो वो ख़राब हो जाती हैं, वैसे ही हो जाती हैं पहले जैसी। तो आपको एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पसंद करते हैं वो एक्सरसाइज दिन में आधा घंटा अपने लिए निकालिए आप, ठीक है ना। हमें एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को फीड करना, यानी कि खाना देना, जो कि आपने पूछा अभी, अपने शरीर को रेस्ट देना यानी कि आराम देना, और अपने शरीर को मूव करना यानी कि चलते फिरते रहना। ये तीन चीज़ें बेसिक हैं बिल्कुल, जो हर इंसान को करनी चाहिए। अगर आप सुबह में उठते हैं, उठ के सीधा ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे रहते हैं, रात को घर आते हैं, लेट डिनर करते हैं और फिर टीवी देखते हुए सो जाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो रख रहे हैं, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ना हड्डी के लिए अच्छा है, ना शरीर के किसी और ऑर्गन के लिए अच्छा है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूर कीजिए। नंबर 2 आ जाती है डाइट की बात। कैल्शियम का सोर्स सिर्फ दूध नहीं होता।
कैल्शियम रिच बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास सर्वोदय हॉस्पिटल के अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि हॉलिस्टिकली पेशेंट्स को गाइड करता है, उनके डाइटरी क्या एडवाइस होनी चाहिए वो गाइड करता है। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है वहाँ पे। जैसे कि मैं आपके जोड़ों की प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट हूँ, तो अगर मुझे किसी पेशेंट को डाइट के बारे में डिटेल में ज्ञान देना है तो मैं उनको डाइटिशियन के पास भेजूंगा, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजूंगा। वो पेशेंट को गाइड करते हैं, वो उस इंसान को गाइड करते हैं जो अभी पेशेंट बना नहीं है। वो पहुंच गया है हमारे पास कि मुझे पेशेंट नहीं बनना है सर, मैं हेल्दी से अनहेल्दी हो गया हूं लेकिन सिक नहीं हुआ हूं, मैं अभी एकदम पूर्ण स्वास्थ्य से अस्वस्थ लग रहा हूं लेकिन बीमार नहीं हुआ हूं, तो मैं बीमार होने से कैसे बचूं। तो उनको सही गाइडेंस दी जाती है कि उनको क्या खाना चाहिए। पर सबसे ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी अगर आपकी मूवमेंट को रोक रही है तो आपकी गाड़ी को चलने के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ को आप मिस कर रहे हो और ये गाड़ी कभी ना कभी जाके खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस मत करिए, क्योंकि आपका शरीर भी एक मशीन है और वो मशीन बहुत दुर्लभ है और ये बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। अगर आप स्वस्थ हैं तो भगवान की कृपा है, लेकिन कुछ आपको भी करना होगा और कुछ ये करना होगा कि आप अपने सेहत का ध्यान कैसे रखें, ख्याल कैसे रखें। ये डॉक्टर पंकज वलेचा ने बताया, जो कि बेहद नामचीन डॉक्टर हैं और उन्होंने हर तरह की बातें आपके सामने रखी। मुझे लगता है कि आप इनकी बातों को सुनकर के निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और हड्डियों के फंक्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे जब भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो डॉक्टर पंकज वलेचा, TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर आप कुछ और सोचते हो जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप दर्शकों को सामने रखें जो मैं शायद आपसे पूछ नहीं पाया। नहीं, आपने बहुत ही सही सवाल पूछे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सब दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जब किसी एक चीज़ के, मैं एक चीज़ का विशेषज्ञ बन सकता हूँ, सब चीज़ों का नहीं बन सकता हूँ। और आज की दुनिया में हम हर काम को करने के लिए, जैसे कि आप अपना इनकम टैक्स अगर भरते हैं तो आप CA की सर्विसेज लेते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, करेक्ट। ऐसे ही आप जिस चीज़ से भी आप डील करते हैं आप उस चीज़ के विशेषज्ञ होंगे। अगर कोई तकलीफ़ है तो जाने से, हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर से मिलने से डरिए मत, अपने लिए सही सलाह लीजिए और उसके बाद एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जी। चलिए, तो डॉक्टर पंकज वलेचा इन्होंने बहुत साफ तरीके से कह दिया कि किस तरीके से स्वस्थ जिंदगी जीना है और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रोग्राम को विशेष तौर पर आप बार बार देखिए और लाभान्वित होइए। इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।